स्टूडेंट सॉल्व करते हैं सम अदर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.5. So our next question is question number 14. Okay, in this question you have to show that you have to given a matrix this and you have to show find the numbers a and b such that a square plus a plus b into identity is equal to null matrix. एक मैट्रिक्स आपको दी गई है फॉर ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 2 1 1. फाइंड नंबर ए एंड बी. दो नंबर ए और बी फाइंड करने हैं सच दैट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. ये जो इक्वेशन लिखी मैट्रिक्स इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. ऐसे दो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर. ठीक है, तो ये एक 2x2 की मैट्रिक्स है. इसका सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर लीजिए. सिंपल स्क्वायर कर लेंगे. यहाँ पर सारी वैल्यूज एलएचएस पार्ट कंसीडर करेंगे. या एलएचएस क्यों, ये दिया गया है आपको ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू 2x2 की है. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x की और ये नल मैट्रिक्स है. ठीक है, 2x2 की. इसका सोल्यूशन आपको बता रहे हैं पहले हम. ठीक है, तो यहाँ पर ए दिया गया है आपको, ये मैट्रिक्स दी गई. इसका स्क्वायर आपका आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा. इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिएगा. 2x2 की मैट्रिक्स आएगी. फिर प्लस ए और ये मैट्रिक्स आपको दी गई है. और उसके बाद फिर यहाँ पर बी है. बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको पता है 1 0 0 1. और ये क्या होगी, नल मैट्रिक्स आपको पता है 0 0 0 0. ठीक है, स्क्वायर कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख लेंगे. ए की वैल्यू रख देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. इन तीनों मैट्रिक्स को क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे. तो एक 2x2 की मैट्रिक्स आएगी जो इसके इक्वल है. तो दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो करस्पॉन्डिंग इंट्रीज और ऑर्डर सेम होता है. तो यहाँ से आपको जो है तो इक्वेट करेंगे तो ए और बी में दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी. उनको सॉल्व कर लेंगे तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद से ट्राई करिए. सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन. देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15. सो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 है. फॉर मैट्रिक्स ए एक 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है. ठीक है, 3x3 की एक मैट्रिक्स दी गई है. सो दैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i3 इक्वल टू 0. ये एक 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है. आपको ये शो करके दिखाना है. इसमें शो क्या करना है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0. एलएचएस पार्ट आप ले, ए दिया गया है, ए क्यूब कैलकुलेट कर लीजिएगा. ए स्क्वायर 5a एलएचएस पार्ट रखेंगे, एलएचएस पार्ट लेंगे और उसमें सारी वैल्यूज को पुट करके सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो देखेंगे वो आरएचएस में एक नल मैट्रिक्स आएगी. तो ये प्रूफ हो जाएगा. तो इसको आप सिंपली तरीके से खुद से प्रूफ कर लीजिएगा. बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ है. हम बात करते हैं इसका इनवर्स कैसे यहाँ से निकलेगा. हेंस फाइंड ए इनवर्स. यहाँ से इसका इनवर्स कैसे निकलेगा. तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने भी डिस्कस किया था इस बात को. चूंकि आपने प्रूफ कर लिया होगा तो आप लिख सकते हैं सिंस ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 इंटू i3 इक्वल टू नल मैट्रिक्स. आपको इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन में. तो आ जाएगा कितना, ए इनवर्स और ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 इंटू i3 इक्वल टू ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स से नल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी नल मैट्रिक्स. ओके, ए इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी पावर, ए स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 इंटू ए आ जाएगा. ठीक है, -2 पावर -1 पावर 1 पावर हो गई. फिर प्लस ये 5 स्केलर बाहर आ जाएगा. ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी. किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है. i3 हो गया. फिर प्लस 11 ए इनवर्स से i3 में मल्टीप्लाई करेंगे. किसी मैट्रिक्स से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है. तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए इनवर्स. इन सभी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. ऐसा हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था. पहले वाले क्वेश्चन में शायद 13 या 14 में से कुछ किसी में किया था. ठीक है,
तो यहाँ से जो सिंपल तरीके से कैलकुलेट होके आएगा 11A इनवर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 5 इंटू I3 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। 11 नॉन जीरो क्वांटिटी इससे डिवाइड कर देंगे तो A इनवर्स आ जाएगा -1/11 A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 5 इंटू I3। यहाँ से A स्क्वायर आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, A भी कैलकुलेट किए रहे होंगे, तो सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा मैट्रिसेस को, तो A इनवर्स यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 15 जो भी हम लोगों ने सॉल्व किया वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। इसमें भी एक 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है, आपको A³ माइनस 6A स्क्वायर प्लस 9A माइनस 4 इक्वल टू I3 इक्वल टू 0 ये शो करके दिखाना है और यहीं से A इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया है, सिमिलरली आप उसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कहा जा रहा है लेट A बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। A कोई 3x3 की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन you have to find the value of the determinant of adjoint of A. Then determinant of adjoint of A is equal to determinant A first option, determinant A square, determinant A cube, 3 determinant A, कौन सा ऑप्शन सही है ये चेक करना है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस पर बेस्ड एक रिजल्ट डिस्कस किया था, तो उसी से सॉल्व होगा। देखिए क्या था वो, आपको पता है कि A अगर कोई भी n क्रॉस n ऑर्डर की A n क्रॉस n ऑर्डर की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, A नॉन सिंगुलर n क्रॉस n ऑर्डर की है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज नॉन सिंगुलर है मतलब डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 है। देन आपने एक रिमार्क देखा था, इसके जो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर, यहाँ पर जो ऑर्डर होता है उससे एक कम पावर, यहाँ पर ये ऑर्डर है n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा n-1। तो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट आप यहाँ से सिर्फ A के डिटर्मिनेंट को पता करके यहाँ से एडजॉइंट A का भी डिटर्मिनेंट बता सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग एडजॉइंट, विदाउट कैलकुलेटिंग एक्चुअली एडजॉइंट, यू कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एडजॉइंट with the help of only determinant of the matrix A। ओके, तो यहां से उसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा जा रहा है A जो है 3x3 की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। A जो है हमारी सेंस A इज 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 - 1, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर। सो योर सेकेंड ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में A जो है 2 क्रॉस 2 की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, तो हमको फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सिंस A इज 2 क्रॉस 2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, सो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको हमेशा क्या मिलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। अब चूंकि ये 2 क्रॉस 2 की है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। किसी मैट्रिक्स में अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये हम लिख सकते हैं, सो A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I2। दोनों तरफ ये दो मैट्रिसेस हैं, एक ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, तो इनके डिटर्मिनेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से आपने डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया तो डिटर्मिनेंट आप ही हो जाएगा I2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, आपने एक रिजल्ट नोट किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ AB इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो यहाँ से हो जाएगा ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1। यहां से आपकी वैल्यू, चूंकि ये क्या है डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नंबर है, ये इनवर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, नॉन जीरो होगा। सो हम इससे यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो योर सेकंड ऑप्शन इज आल्सो ट्रू, सो ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। सो इस तरीके से हम लोगों ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 4। अपने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी सारी चीजों को पढ़ लिया, सारे कॉन्सेप्ट सीख गए। अब हम देखते हैं कुछ जो ये मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट दोनों टॉपिक हम लोगों ने पढ़े, अब देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन जो है वो है सोल्यूशन फाइंड आउट करने में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्यूशन फाइंड आउट करने में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट जो भी टॉपिक हमने, ये दोनों टॉपिक हमने पढ़ा, इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल, ये सबसे अच्छा एप्लीकेशन दिखता है इन सॉल्विंग द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, देख सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़ रखा है, 10th क्लास में पढ़ा था, 2 वेरिएबल में एक्स और वाई 2 वेरिएबल में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स, 2 और मोर वेरिएबल्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। उसके सॉल्यूशंस, कब सॉल्यूशन होंगे कब सॉल्यूशन नहीं होंगे, ये सब बातों को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं वही टॉपिक हम लोगों ने लिखा है, हमने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट इन सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये टॉपिक है हमारा। तो कंसीडर करते हैं एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स। m इक्वेशंस है हमारे पास, इक्वेशंस कितने हैं, m है, और अननोन्स कितने हैं, n अननोन्स है। x1 x2 xn ये हमारे क्या है, अननोन्स है। इक्वेशंस कितनी हैं, इक्वेशंस है m। यहाँ पर जो फर्स्ट इंडेक्स है ये बता रही है कि कितने इक्वेशंस है, m इक्वेशंस है, और यहाँ पर जो इंडेक्स बता रही है क्या बता रही है कि कितने अननोन्स है। तो नंबर ऑफ अननोन्स जो है n है और नंबर ऑफ इक्वेशंस m है। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। हर वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या है, सभी लीनियर इक्वेशंस है। और ये पूरा कई सारे इक्वेशंस को हमने कंसीडर किया, तो ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। कितनी इक्वेशंस है, m इक्वेशंस है इन n अननोन्स में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट देखें तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, ये जो यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स थे, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स थे, उनकी एक मैट्रिक्स इस तरीके से हमने बना ली। और जो हमारा वेरिएबल था x1 x2 xn जो वेरिएबल था, जैसे 3 वेरिएबल की बात करें तो x y z वेरिएबल होगा। 2 वेरिएबल्स की बात करें अगर तो x और y ले सकते हैं, x1 को x ले लिया, x2 को y ले लिया, तो 2 वेरिएबल में आ जाएगी। 3 वेरिएबल में चाहिए तो x1 को x ले लिया, x2 को y ले लिया, x3 को z ले लिया, तो 3 वेरिएबल्स में ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो किसी भी वेरिएबल में चाहे तो लिख सकते, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो, देखते हैं हम यहाँ पे, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। जो कोफिशिएंट्स थे उनकी एक मैट्रिक्स बना ली, ये एक मैट्रिक्स मिल गई हमारे m क्रॉस n की। जो वेरिएबल्स थे x1 x2 xn, इनकी एक मैट्रिक्स बनाई n क्रॉस 1 की, ये एक मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर है ये। जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स थे उनकी भी एक मैट्रिक्स हमने इस तरीके से बना ली। तो इसको हम मैट्रिक्स के टर्म्स में इस तरीके से लिख सकते हैं। आप देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को उठाएंगे, इस कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसको उठाया, यहाँ से मल्टीप्लाई किया, और इसको, ये क्या है, m क्रॉस n की है, ये n क्रॉस 1 की है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, m क्रॉस 1 का, m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ये है। तो यहाँ पर दोनों को इक्वेट करेंगे तो यही चीजें फिर से आ जाएंगी। तो हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम, जो कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और ये वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स है। इसको हम इन शॉर्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इन शॉर्ट इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, और ए कैपिटल एक्स, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने ए नाम दिया। ये जो कॉलम वेक्टर है, कॉलम मैट्रिक्स है, इसको हमने x नाम दिया। जो वेरिएबल्स जो हैं उनकी मैट्रिक्स है, इसको हमने कैपिटल X नाम दिया। और ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं,
कांस्टेंट टर्म्स की जो ये कॉलम मैट्रिक्स है इसको हमने नाम दिया बी, वेयर ए इक्वल टू हमारा क्या है, कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स A11 A12 डॉट डॉट A1n A21 A22 A2n, उसी तरीके डॉट डॉट AM1 AM2 डॉट डॉट A1n A2n डॉट डॉट AMN। ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है। x हमारे पास क्या है, x1 x2 डॉट 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 xn है, और b की वैल्यू क्या है, b1 b2 डॉट 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 bm। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, a x इक्वल टू बी, वेयर a इज दिस मैट्रिक्स, x इज दिस एंड b इज दिस। तो सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये ये क्या है, ये इसका मैट्रिक्स इक्वेशन है। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया था ये क्या है, इसका मैट्रिक्स इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो नंबर, वो ऐसे x वेरिएबल्स के, ऐसे वेरिएबल जो इसको क्या कर दें, सेटिस्फाई करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, इसका सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे फॉर 3 वेरिएबल्स के लिए इसको हम बात कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, या उससे पहले सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। सपोज अगर आपके पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू b है, तो ऐसा x जो इसको सेटिस्फाई कर दे, ऐसे x की वो वैल्यू x इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xn, इसकी ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे, उसको हम बोलेंगे क्या, सॉल्यूशन है इस सिस्टम का। इस सिस्टम को हम उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। 3x3 के लिए देखते हैं इसको क्या होगा ये। जैसे सपोज आपके पास कोई एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इन 3 वेरिएबल्स, 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 5, x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 1, 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 5। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, 2 3 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 2 1 2 1 माइनस 1, और x y z इक्वल टू 5 1 5। ये इसका क्या हो गया, मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। सोल्यूशन क्या होगा, x y z की वो वैल्यू जो तीनों इक्वेशंस को क्या करें, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें, वही इसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हमको ये 3x1 की ऐसी मैट्रिक्स जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसके सोल्यूशन की डेफिनेशन। इसका सोल्यूशन क्या होगा, वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो सभी इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली इसको तीनों को सेटिस्फाई करे, उसको हम बोलेंगे सोल्यूशन है इसका। स्टूडेंट्स, बात करते हैं सम अदर डेफिनेशंस रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो फर्स्ट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उसको हम कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर ax इक्वल टू b गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ax इक्वल टू b कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये कंसिस्टेंट तब होगा जब यहाँ पर सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। जब इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो ये कंसिस्टेंट होगा, मतलब x की एक ऐसी वैल्यू मिले जिसके लिए मैट्रिक्स इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाइड हो। मतलब वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू मिले जिसके लिए सारी इक्वेशंस क्या हो, साइमल्टेनियसली सभी इक्वेशंस जो भी हो वो सेटिस्फाइड हो, तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है, सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर सोल्यूशन इसके पास एग्जिस्ट नहीं करता है तो इनकंसिस्टेंट, देन दिस सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। उसी तरीके से है फर्दर एक डेफिनेशन इससे रिलेटेड, कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू b, इसको हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस कब बोलेंगे। तो हमने कंसीडर कर लिया एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू b। इफ ये जो कांस्टेंट टर्म्स की मैट्रिक्स है,
इफ बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, अगर ये जीरो मैट्रिक्स है देन इट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस कांस्टेंट टर्म्स की जो मैट्रिक्स है अगर वो नल मैट्रिक्स है, मतलब सारी कांस्टेंट टर्म्स जीरो हैं, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इफ बी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स देन इट इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर अगर कांस्टेंट टर्म्स जो आपने अभी देखे थे वी में, जो कांस्टेंट टर्म्स थे, अगर वो कोई भी एक भी कांस्टेंट टर्म्स नॉन जीरो है तो हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस। अगर सभी कांस्टेंट टर्म्स जीरो है तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक रिमार्क किया है कि हम लोग जो बात करने वाले हैं वो स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर ही बात करेंगे। आपके जो कोर्स में आपको जो पढ़ना है सिलेबस में है वो सिर्फ स्क्वायर सिस्टम मतलब नंबर ऑफ, जिसमें ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ अननोन सेम हो, सिर्फ ऐसे ही सिस्टम की हम लोग यहाँ पे को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस डिफरेंट हो। हम ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ही केवल डिस्कस करेंगे जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल दोनों क्या हो, सेम हो। मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सिर्फ इसी पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, होने को किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, बट उसकी वहां पर वो सब चीजों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग अपने कोर्स में सिर्फ, हम लोगों के कोर्स में वही है कि वहां पे जो भी रहेगा वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होने का मतलब जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस है उतने ही नंबर ऑफ अननोन्स होंगे। तो अगर हमारे पास n अननोन्स हैं तो नंबर ऑफ इक्वेशन भी कितनी होंगी, n ही रहेंगी। ऐसे सिस्टम का सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बात देखेंगे हम एक थ्योरम की मदद से। ठीक है, तो देखते हैं एक रिजल्ट, एक थ्योरम है जिसको हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं। उस थ्योरम, लेट ax equal to b be a system of n linear equations in n unknown unknowns। हमने एक ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम सिर्फ ऐसे स्क्वायर सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो हमने एक स्क्वायर सिस्टम ले लिया, मतलब x इक्वल टू बी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लिया जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन सेम है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो केस फर्स्ट, देन फर्स्ट, इफ यहाँ पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन सेम है, तो ये हमेशा क्या आएगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कुछ कंडीशंस है, उसको हम लोग उसको लिखते हैं पहले, फिर देखते हैं कैसे सोल्यूशन निकलेगा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कोफिशिएंट की जो मैट्रिक्स है अगर वो सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन x is equal to a, then it has unique solution। अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हुई तो इस सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन होगा। देन इट हैज यूनिक सोल्यूशन गिवन बाय, और वो सोल्यूशन किस तरह से निकाला जाएगा, गिवन बाय x is equal to a इनवर्स b। अगर यहाँ पर स्क्वायर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो हमको सोल्यूशन मतलब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू आप निकालेंगे a इनवर्स इंटू b, मतलब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी उसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर ये कांस्टेंट मैट्रिक्स रहेगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों मैट्रिसेस को, ये जो x अननोन्स की वैल्यू है वहां से कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, केस सेकेंड, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, मान लिया डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो गया, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है,
डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया देन वी हैव टू केसेस। डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो देन वी हैव टू केसेस। पहला केस क्या है? केस फर्स्ट, इफ adjoint A into B is equal to null matrix, then it has infinite number of solutions। अगर यहां पर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर ना होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई, तो हम फिर फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकालेंगे इनटू बी। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ जाता है देन इट हैज इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एंड इसी में सेकंड केस है, केस सेकंड, इफ एडजॉइंट ए इनटू बी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स नहीं है, देन इट हैज नो सोल्यूशन। सो इस केस में इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहां पर अगर मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो सिंपली आप जो है ए इनवर्स इंटू बी कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से सिंपली सोल्यूशन आ जाएगा। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो गई तब हमको एक टर्म एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना पड़ता है, एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर ये 0 है, नल मैट्रिक्स इक्वल है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके पास। और उसके बाद अगर यहाँ पर ये इसकी वैल्यू अगर नॉन 0 होती है तो इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। और फर्दर यहाँ पर हम लोग फिर एक रिमार्क ये नोट करेंगे, हम लोग अपने कोर्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को डिस्कस नहीं करेंगे, कैसे इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोगों को उससे जो पूछा जाना है वो सिर्फ यूनिक सोल्यूशन ही पूछा जाना है। तो जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें यूनिक सोल्यूशन, या तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक सोल्यूशन ही होगा, इनफिनिट सोल्यूशंस निकालना आपसे नहीं कहा जाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे जो है इन रिजल्ट्स को प्रूफ करते हैं, और देखते हैं कि कैसे ये सब इस तरीके से हम इसके सोल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। चीजों को प्रूफ करते हैं, दो स्टेप्स के हैं ये। ठीक है। तो प्रूफ, फर्स्ट, चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं रिजल्ट को। देखिए हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है इन एन अननोन एंड एन इक्वेशंस। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, हमें जो है क्या निकालना है, इसका सोल्यूशन निकालने का मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हो। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा प्रयास क्या होगा कि बाकी चीजों को उधर शिफ्ट कर दें। किसी तरीके से यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी चीजों को हम क्या कर देंगे, उधर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमको वैल्यू क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा x पाएंगे जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो देखिए अगर मैट्रिक्स क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, अगर इस जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 होगा, देन ए इज इन्वर्टिबल। अगर डिटर्मिनेंट नॉन 0 है देन ए इज इन्वर्टिबल। दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉन 0 है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल होगी, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना जाएगा, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ पर क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या करता है, कम्यूट तो करता ही है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपका एसोसिएटिव होता है प्रॉपर्टी। ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, ए एसोसिएटिव होता है, कम्यूट नहीं करता है, सॉरी। ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स की वैल्यू निकल गई, यहाँ से सोल्यूशन आ गया। कैसे निकलेगा सोल्यूशन,
इनवर्स से बी में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक इनवर्स से बी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सोल्यूशन आ जाएगा और ये यूनिक सोल्यूशन होगा। ये हमेशा क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा इसका। कैसे यूनिकनेस प्रूफ करेंगे? मान लिया कि दो सोल्यूशन है इस सिस्टम के पास, मान लिया कि इसके आगे प्रोसीड करेंगे। लेट x1 एंड x2 बी टू सोल्यूशंस, देन अब x1 भी इसका सोल्यूशन है तो क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा ax1 इक्वल टू बी। x2 भी इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ax2 इक्वल टू बी। अब यहाँ पर देखिए RHS इक्वल है इन दोनों इक्वेशंस में, RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ax1 इक्वल टू ax2। अब a क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इंप्लाइज दैट a इनवर्स ax1 इक्वल टू a इनवर्स ax2। तो ये आपका कितना आ जाएगा, अभी देखा था आपने, a इनवर्स ax1 इक्वल टू a इनवर्स ax2। ये आइडेंटिटी हो जाएगी, x1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आपका आ जाएगा x1, यहाँ से आ जाएगा x2। तो देख रहे हैं कि क्या है सोल्यूशन, क्या होगा, दोनों सोल्यूशन। अगर हमने माना था कि ये कोई दो सोल्यूशंस है तो देख रहे हैं कि दोनों सोल्यूशन क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास इस केस में यूनिक सोल्यूशन होगा। ओके, अब देखते हैं कि डिटरमिनेंट जब 0 हो जाएगा तब कैसे इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, वी हैव ax इक्वल टू बी। हमें x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए सेटिस्फाइड हो रहा हो, बट यहां पर क्या है जो हमको दिया गया है कि a क्या है, डिटरमिनेंट a नॉन जीरो है। सिंस एंड ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है एंड क्या दिया गया है, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 दिया गया है, डिटरमिनेंट इसका 0 दिया गया है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या करते हैं हम, किसी भी तरीके से यहां से a को यहां पर सिर्फ क्या करेंगे, सोल्यूशन को x की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी तरीके से ऐसा कुछ करेंगे कि सिर्फ इस साइड में सिर्फ x बचे, बाकी चीजें जो है उसके टर्म में आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए कैसे इसको करेंगे। एडजॉइंट, आपको एक रिजल्ट पता है कि a इंटू एडजॉइंट a कर दीजिए तो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपली इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू ax इक्वल टू आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट a इंटू a इंटू x इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू b। आपको रिजल्ट पता है कि एडजॉइंट a इंटू a ये क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपका आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन ऑर्डर की, और इंटू x इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू b। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, हाँ अब यहां से देखिए, अब a हमारा क्या है, नॉन सिमुलर है, सिमुलर मैट्रिक्स है। इफ अगर a 0 हो गया इंटू आइडेंटिटी, अब देखिए इफ डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 एंड adjoint a into b equal to 0, then अब देखिए इधर भी अगर डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू भी 0 है तो ये इक्वेशन क्या होगी, कोई भी आप x ले लिए उसके सेटिस्फाई हो जाएगी, x की कोई भी वैल्यू सबके लिए सेटिस्फाई होने लगेगी, क्योंकि यहाँ भी 0, यहाँ ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 होगा। तो x की चाहे जो वैल्यू लीजिए 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 0 रहेगा, इधर 0 है ही है, तो ये सभी x के लिए सेटिस्फाई करने लगेगी। इफ डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट a इंटू b इक्वल टू 0, देन इट हैज, कोई भी x हो सब इसका क्या हो जाएगा, किसी भी x के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी, तो कोई भी x इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। देन
इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ, सो इस केस में क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे। अब दूसरा केस देखिए, अगर ये नॉन जीरो हुआ, ये क्वांटिटी नॉन जीरो हुई, तो डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे क्या जाएगा, डिटर्मिनेंट ए तो जीरो है ही है, आपका पहले दिया कि डिटर्मिनेंट ए जीरो है। केस सेकंड देखते हैं इसका, केस सेकंड इसी में, इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो बट एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये नॉट जीरो है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो देखिए डिटर्मिनेंट ए जीरो मतलब इधर पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, और इधर दोनों टर्म, इधर जो टर्म रहेंगे वो क्या होंगे, नॉन जीरो। तो जीरो क्या किसी नॉन जीरो टर्म के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा, कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट इज नॉट, देन इट हैज नो सोल्यूशन, इस केस में कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया। समराइज वे में हम इसको जो भी रिजल्ट था इसको हम समराइज करते हैं। कैसे समराइज कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सपोज ax इक्वल टू बी, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये सपोज, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा, और वो सोल्यूशन कैसे निकलेगा, ए इनवर्स इंटू बी। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ गया, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो आ गया तो हमारे पास फर्दर दो केस हो जाते हैं, फिर हमारे पास दो केस हो जाते हैं। यहां से हम कैलकुलेट करते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी, और यहां भी कैलकुलेट करते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी। अब अगर ये जीरो है तो फिर कितने हमारे पास सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। मतलब सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, सोल्यूशन कैसे निकाले जाएंगे वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर ये वैल्यू क्या आती है आपकी, नॉन जीरो आती है, तो यहां पर क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है। इस केस में कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सोल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। हम लोगों को जो पढ़ना है अपने कोर्स में, उसमें हमेशा क्या डिस्कस करना है, सिर्फ फाइंड आउट करना है यूनिक सोल्यूशन ही। ना तो ये केस आएगा आपके पास, ना तो कुछ और कोई केस आएगा। सोल्यूशन अगर निकालने की बात होती है, तो अगर वेरीफाई करने की बात होती है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तब तो इन सब चीजों को करेंगे ही। बट अगर सोल्यूशन निकालने के लिए बोला जा रहा है तो हम लोग जो है देखेंगे कि सिर्फ यूनिक सोल्यूशन ही निकालने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या थी, हाँ, इस तरीके से जो सोल्यूशन निकालते हैं हम, अगर नॉन इस तरीके से सोल्यूशन निकालते हैं, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो सोल्यूशन इस तरीके से निकालेंगे। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड, सोल्यूशन फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो अगर मैट्रिक्स मेथड आपको कहा जा रहा है तो आपको इस तरीके से क्या करना है, इनवर्स कैलकुलेट करना है और बी से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरीके से सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट थे इससे रिलेटेड। अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज इस पर बेस्ड। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 4.6। कहा जा रहा है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। एक्सरसाइज फ्रॉम 1 to 6 तक आपको सिर्फ क्या चेक करना है, कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, 2 वेरिएबल में 3 वेरिएबल में। आपको चेक करना है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट है कि नहीं, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो हमने देखा था कि कब कंसिस्टेंट होता है, जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कंसिस्टेंट होता है, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इनकंसिस्टेंट होगा। कोई सोल्यूशन अगर नहीं तो इनकंसिस्टेंट होगा। और सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं, ये भी कंडीशन अभी देखी थी क्लास में, प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ये सिस्टम, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आप किस तरीके लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज 1 2 2 3 एंड एक्स वाई इक्वल टू 2 3। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में आ गया, जहां पर ए क्या है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक्स ये है, वी की वैल्यू ये है। अब देखते हैं यहाँ पे निकालते हैं। नाउ सिंस डिटर्मिनेंट आप ये कैलकुलेट करिए, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 3 - 4 दैट इज -1 दैट इज नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो इस सिस्टम के पास अभी आपने देखा था क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा और यूनिक होगा।
सो अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इन दिस केस दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट. सो दिस इंप्लाइज दैट इट इज कंसिस्टेंट. इट इज कंसिस्टेंट. ये कंसिस्टेंट है. इसको देखते हैं. यहां पर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 1 3 2 6 x y एंड 5 8. यहां पर इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट देखिए तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0. डिटरमिनेंट 0 है तो अब हमको फर्दर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं. अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 हो गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, और अगर नॉन 0 हुआ तो नो सोल्यूशन. ठीक है, कैलकुलेट करते हैं फिर. टू क्रॉस टू के मैट्रिक्स है इसलिए एडजॉइंट कैलकुलेट करना भी बहुत सिंपल है इसके लिए. नाउ एडजॉइंट ए इंटू बी इसकी वैल्यू निकालते हैं. तो इसका एडजॉइंट, ये टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट क्या करेंगे डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देंगे. 6 1 और आप डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज कर देंगे. ठीक है, इंटू बी हमारे पास क्या है 5 8. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 30 और माइनस 24. 30 माइनस 24 दैट इज 6. इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -10 + 8 -2. और ये क्या है नॉन जीरो है. यहां पर ये नॉन जीरो है. सो आपके पास क्या मिल गया. सो वी हैव डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 एंड adjoint a into b not equal to 0. This implies that the given system has no solution. ये तो कंडीशन थी तो यहां से इंप्लाई हो जाएगा this implies that it has no solution. It has no solution. चेक कर लेते हैं. एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा इसलिए हमने उसको छोड़ दिया. आप खुद से ट्राई करिएगा. हाँ, तो ये क्या है इनकंसिस्टेंट है. कोई सोल्यूशन नहीं. इसका मतलब क्या हुआ इनकंसिस्टेंट है ये. तो इट हैज नो सोल्यूशन. दिस इंप्लाइज दैट इट इज इनकंसिस्टेंट. ये क्या हो गया इनकंसिस्टेंट हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया. अब सॉल्व करते हैं कुछ अदर क्वेश्चंस.